नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू। राजन दूसरी शादी से बहुत खुश था। पहली बार उसने अन्नू को इस नज़र से देखा था जिस नज़र से सुंदरी को देखा करता था। आज वह उसे प्यार दे सकेगा जो सुंदरी को देने चला था, मगर उसने उसकी कीमत नहीं समझी थी। रात राजन और अन्नू की थी। राधिका तो माध्यम बनी थी, जो उस वक्त दोनों की हंसी से गूंज रहे माहौल में खुद को हल्का महसूस कर रही थी। सुबह उठकर राधिका ने चाय बनाई और दरवाजे पर रखकर बोली, आप लोगों की चाय आपको बुला रही है। अन्नू ने चाय सर्व करते हुए कहा, सुनो, आज मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, तुम चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। अन्नू तैयार होकर राधिका से कहकर शॉपिंग के लिए निकल गई। राधिका खुश थी। जब अन्नू और राजन घर लौटे तो राधिका रात के खाने पर दोनों का इंतज़ार कर रही थी। खाना खाकर दोनों अपने कमरे में, बाबूजी अपने कमरे में, राधिका अपने कमरे में जाग रहे थे। सिब्बू बिजनेसमैन के सिलसिले में बाहर गया था। उसे नींद नहीं आ रही थी। 8 साल हो गए थे शादी को। उसे कोई संतान नहीं थी। वह इस अकेलेपन को अक्सर जाग कर काट लिया करती थी। डॉक्टर ने कहा तक कोई संभावना नहीं है, फिलहाल बहू में कोई कमी नहीं। राधिका उसकी भरपाई में सिब्बू और बाबूजी को खुश करने में लगी रहती थी। सिब्बू को इस बात का अफसोस नहीं था, मगर वह इस अफसोस में अक्सर खिलौनों और गुड्डों से बात करती थी और इस प्रकार अपने मातृत्व की पूर्ति करती। तभी किचन से आवाज़ आई। राधिका ने देखना चाहा, क्या हुआ? शायद बिल्ली होगी, लेकिन घर में बिल्ली के आने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर आकर देखा, राजन कमरे में लगी हुई छत पर दरवाज़ा खुला था। तो क्या देवर जी दरवाज़ा खोलकर सो गए थे? सोच राधिका ने टॉर्च की रोशनी में देखना चाहा। छत पर उसे बात करने की आवाज़ सुनाई दी। सोचने लगी, इतनी रात कौन हो सकता है? लगता दोनों अभी तक जाग रहे हैं। फिर मन ही मन मुस्कराई और तसल्ली के लिए पूछ लिया, छत पर कौन है? मैं हूँ भाभी जी, अन्नू। लाइट चली गई थी ना, तो गर्मी के कारण छत पर आ गई थी। ठीक है, मगर दरवाज़ा बंद करके सोया करें। किचन में बिल्ली आ गई थी। ठीक है भाभी जी, आप सो जाइए, मैं देख लेती हूँ किचन में कौन है। चूहा भी हो सकता। आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। जाइए, अब सो जाइए। राधिका ने बेचैनी से टहलते हुए बाबूजी के कमरे में झांक कर देखा। वो सो रहे थे और सभी इत्मीनान में थे। और फिर वह क्यों परेशान है? इस बेचैनी का क्या कारण है? सिब्बू का ना होना, या उसका निसंतान होना, या फिर कुछ और? देर रात तक जागने पर भी भोर में ही राधिका की नींद खुल गई। देखा, राजन का कमरा खुला था। लगता है राजन आज जल्दी उठ गया है। अन्नू की आवाज़ देती हुई बाबूजी को चाय दे देगी। आज तबीयत भारी हो रही थी, रात भर नींद नहीं आई। नीचे से आवाज़ दी, अन्नू नीचे आ जाओ, बाबूजी को चाय दे दो। राजन बाहर आते हुए बोला, भाभी अन्नू यहाँ नहीं है, मैं नीचे चली गई हूँ। राधिका ने फिर आवाज़ दी, अन्नू कहाँ है? अगर उसके कभी भी ना होने की आहट सुनाई नहीं दी। शायद बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ तो बाबूजी हैं। फिर कहाँ होगी? किचन में जाकर देखा, वहाँ भी नहीं। शायद बाहर बगीचे में होगी, वहाँ भी नहीं। आखिर इतनी सुबह कहाँ जाएगी? राधिका ने आवाज़ दी, देवर जी, देवरानी को नीचे भेज दो। मजाक मत करो। भाभी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में अन्नू यहाँ नहीं है। नहीं है? बाबूजी बाथरूम से निकले तो बोले, अरे बहू, आज तुम घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गए क्या? घर का दरवाज़ा? छत का दरवाज़ा। अन्नू घर में नहीं है बाबूजी। यह सब क्या है? देवर जी, अन्नू घर पर नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच रात में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। कमरे में जाकर देखा तो अन्नू का सामान भी नहीं था। घर की तिजोरी भी खुली थी और खाली थी। बहू घर छोड़कर जा चुकी थी। ज़्यादा ही समझदार निकली। राधिका को रात की बिल्ली, छत का खुला दरवाज़ा, अन्नू का आश्वासन, सब कुछ बिजली की तरह कौन गया। वह चकरा गई, बोली, देवर जी, यह तो बहुत समझदार निकली। राजन, जो अब तक सब समझ चुका था, सिर थामे बैठा था। देर रात तक घर में खामोशी फैली थी। कौन तोड़ता है किस्मत? किसमें इतनी हिम्मत थी? भाभी ने, जिसमें राजन की दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया था, या बाबूजी ने? उन्होंने उसकी समझदारी पर अनेक प्रश्न किए थे, या फिर राजन, जिसने दोनों के निर्णय पर बंद आंखों से अपनी सहमत का अंगूठा लगा दिया था? कौन है समझदार? राधिका, जिसने राजन की गिरस्ती फिर से बसानी चाहिए थी? बाबूजी, अपने आंगन में खेलता कूदता छोटा राजन चाहते थे? या फिर राजन, जिसके स्वभाव की सरलता ने अन्नू की बड़ी समझदारी का कारण नहीं समझना चाहा? शायद इन तीनों से
बहुत ज़्यादा समझदार वह थी जिसने तीनों को समझदारी पर पानी फेर दिया था। सब कुछ ले गई, कुछ नहीं बचा। रात में फ़ोन आया, मैं दूसरा विवाह करने जा रही हूँ। इस दमघोंटू माहौल में भी नहीं रह सकती और नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए पैसा तो चाहिए, सो मैं ले गई हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आखिर मैं आपके घर की बहू थी। बाबूजी को काटो तो खून नहीं। राधिका भी जड़वत थी। यह सब क्या हुआ? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। यह नज़रों का धोखा था या हमारी समझदारी का? राजन ने दोनों के बीच मुख दर्शक था। भाभी क्या कहती हैं, बाबूजी क्या कहते हैं, इसने नहीं सुना। इसे लगा उसने गलत सपना फिर देख लिया। हर बार रोकर चुप होना और फिर रोना। पहली सुंदरी के सौंदर्य से धोखा दिया, इस बार समझदारी ने बड़े भ्रम से धोखा दिया। धोखा धोखा धोखा, कब तक यह टूट चुका था। घर आने में उसे हिचक नहीं हो रही थी। उसे देखते ही राधिका हिचक जाती। सब एक दूसरे से नज़र यूँ चुराते जैसे एक दूसरे के गुनहगार हों, और जिसकी सज़ा यही है खुद को एक दूसरे से अलग कर लें। कहीं गुनाह का पर्दाफाश ना हो जाए और ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ दिया जाए। इस बार बाबूजी की चोटिल सम्मान रह रह कर चटक उठता था। समाज में उठने बैठने और तन का कर चल सकने की सारी हिम्मत चली जाती। रिश्तेदारों ने जहाँ जाओ वहाँ एक ही चर्चा थी, बहू क्यों चली गई। उस ज़रूर इस परिवार में कोई कमी है जो दूसरी भी छोड़कर चली गई। अनेक इल्ज़ाम जमाने ने लगाए। खुद को इतना छोटा महसूस करते कि जिस टोपी को उन्होंने कभी नहीं भुलाया था उसे लगाना भी उन्हें याद नहीं रहता। वे बिना टोपी के ही निकल जाते। राधिका याद दिलाती, बाबूजी टोपी। विश्रुति जी निरुत्साहित से उसे पकड़ते, मगर टोपी लगाकर खुद को निहारने का दुस्साहस अब नहीं करते। इधर समय की कमी ने सिब्बू और राधिका के बीच जो रिक्तता पैदा की थी, उस जगह अब एक लंबी दीवार खड़ी हो रही थी। अक्सर वह बिजनेस के सिलसिले में देर रात तक बाहर जाता और जब आता थकान से चूर होता। उस थकान के बीच राधिका उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ भरना चाहती तो वह कहकर सो जाता, राधिका मैं थक गया हूँ, तुमसे कल बात करता हूँ। और कल थकान बेहिसाब बड़ी होती। राधिका पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। वह उस टूटी नाव की पतवार थामे चल रही थी जिस पर अनचाहे कहे अनेक गड्ढे बन चुके थे। उन्हें पाटते समय उसकी उम्र बीत रही थी। बाबूजी अपने आहत सम्मान और दम तोड़ती इच्छाओं के बीच खुद को अकेला पाते और सबसे अलग रहने के प्रयास में अपने कमरे से बाहर नहीं आते। राजन अपनी खिड़की में ढलती शाम से लेकर ढलती रात तक न जाने किसका इंतज़ार करता। उसे घर में क्या चल रहा है पता भी नहीं था। राधिका घर में फैली इस खामोशी में कभी खुद को ढूंढती तो कभी खुद को भुला देती थी। कभी राजन और बाबूजी की खामोशी को तोड़ने की हिम्मत करती, कभी कभी उन चार आंखों में तलाश करती कि वह कहाँ है। क्या बाबूजी की इस हिदायत में कि बहू तुम मेरी नहीं इस घर की बहू हो और इस घर में को जो तुम दोगी वही पाओगी, या फिर सिब्बू की उन हिदायतों में जब वह राधिका के हाथों में रुपयों से भरा बैग थामाते हुए कहता है ये घर तुम्हारा है, जैसे चाहो चलाओ, मैं कभी नहीं पूछूंगा, मगर इस खुशियों की परवाह तुम्हें ही करनी होगी। कागज़ के टुकड़ों को देखकर सोचती, काश मैं इस घर की सारी खुशियाँ, बाबूजी का खोया सम्मान, उनके कुल का दीपक, राजन भैया की उजड़ी गिरस्ती सब खरीद सकती। सिब्बू जिसे खुशी कहता है, क्या उसी खुशी को तलाश है सभी को? शायद नहीं। मैं कब इन कागज़ के टुकड़ों को संभालती रहूँगी, ये मुझे चढ़ाते नज़र आते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।